नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों एवं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें से भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से है। दोस्तों, भाग 1 में कुल मिलाकर 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद है और अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों, अनुच्छेद 1 सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। दोस्तों, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और उसके नामों में परिवर्तन करने का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 3 में किया गया है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में भारत के 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। दोस्तों, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम यूएसए अर्थात अमेरिका में हुई थी। दोस्तों, अनुच्छेद नंबर दोस्तों भाग 2 का संबंध नागरिकता से है। आपको याद करने की ट्रिक बताना चाहेंगे कि 2 ना अर्थात भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं और अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है उनके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 5 में किया गया है और अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान जाने के बाद पुनः भारत आने पर उनकी नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 7 में किया गया है। दोस्तों, जहाँ कहीं पर भी इम्पोर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अनुच्छेद नंबर 8 में कहा रहा है कि भारत से जो बच्चा बाहर पैदा हुआ है उसके लिए नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9 है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। और अनुच्छेद 10 में कह रहा है कि नागरिकता का बने रहना अर्थात किन स्थितियों में आपकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति कोई गैर कानूनी काम करता है तो उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन उसे सजा देने का प्रावधान न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद 11 में कह रहा है कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। दोस्तों, मौलिक अधिकार यह आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मौलिक अधिकार का वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद हैं। दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में निवास करती है। दोस्तों, मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 23, 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। दोस्तों, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर रोक लगाने पर प्रतिबंध करता है। कहता है कि मानव का दुर्व्यापार जैसे वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूर और बेगार तथा इसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया जाने वाला श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। और अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 29, 30 में है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। दोस्तों,
मौलिक अधिकार को ही भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। दोस्तों अनुच्छेद 29 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद नंबर 29 के तहत किया जाएगा। और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। पीछे हम बता चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना में निवास करती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भारतीय संविधान के 4A अनुच्छेद 51A में किया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य रूसी संविधान से लिया गया है। दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन में 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। दोस्तों नागरिकों के मूल अधिकार किसी भी लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लेकिन जब नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी आभास हो तो वहाँ का लोकतंत्र समृद्ध बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर हुआ था और 42वां संविधान संशोधन अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। इसलिए इस संशोधन को लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की उपमा प्रदान की जाती है। और मूल कर्तव्य में जैसे हम बता देते हैं कि भारतीय संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों राष्ट्र ध्वज राष्ट्रगान का आदर करें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्र की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक में किया गया है। अब हम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास क्या शक्तियाँ होंगी और उनके क्या क्या कार्य होंगे। इन सभी का वर्णन अनुच्छेद नंबर 53 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले रहा है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान में एकमात्र पद ऐसा है राष्ट्रपति का है जिस पर महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत है महाभियोग और अनुच्छेद 72 के तहत है क्षमादान। अर्थात अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कैदी को यदि उसे क्षमा चाहिए होती है तो उस स्थिति में यह क्षमादान दे सकता है। और अनुच्छेद 123 है अध्यादेश। अर्थात अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। और अनुच्छेद 143 में है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना। कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए बाध्य है, मतलब कि सलाह ले भी सकता है और सलाह नहीं भी ले सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। और अब हम उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। दोस्तों दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? रा, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाएगी। और उपराष्ट्रपति के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और राष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। दोस्तों जो उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वह उनके किस पद के लिए दिया जाता है? मतलब कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दिया जाता है कि सभापति के रूप में दिया जाता है? तो यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि उपराष्ट्रपति को वेतन उसके सभापति के लिए दिया जाता है, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों को देख लेते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि मंत्रिमंडल होगी, और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत के लिए एक प्रधानमंत्री होगा। दोस्तों अनुच्छेद 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार करेगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 में कहा गया है कि महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 79 दोस्तों अनुच्छेद 79, 80, 81 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह संसद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 79 में है भारत की एक संसद होगी, और संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का वर्णन, और अनुच्छेद 81 में है लोकसभा का वर्णन। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। तो अनुच्छेद 79, 80, 81 आप लोग याद रखेंगे, तीनों क्रम से है। तो संसद, राज्यसभा और लोकसभा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 100 के अंतर्गत कहा गया कि निर्णायक मत। अनुच्छेद 108 में है संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और अनुच्छेद 110 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। दोस्तों वित्त विधेयक क्या होता है? राजस्व या व्यय से संबंधित विधेयक वित्त विधेयक कहलाता है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 117 में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। ब से 12, ब से बजट। तो दोस्तों अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है। अब बजट क्या होता है थोड़ा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्ष के आय और व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 112 में किया गया है। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों लेकिन बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। और वित्तीय वर्ष कब क्या होता है? वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक माना जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 116 में है लेखा अनुदान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है, और अनुच्छेद
152 से लेकर 237 तक राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन है। अब हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्यपाल का पद, और अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास क्या शक्तियां होंगी और उनके क्या क्या कार्य होंगे, और राज्यपाल का निर्वाचन किन पद्धति से होगा, यह अनुच्छेद 155 में चर्चा की गई है। दोस्तों, अब हम मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेदों पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 163 में किया गया है। दोस्तों, राज्यों के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका वर्णन अनुच्छेद 163 में किया गया है, और राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा जिसका वर्णन 164 में किया गया है, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 167 सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अनुच्छेद 168, 169 और 170 तीनों क्रम से हैं विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। अर्थात अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल का वर्णन है, और अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का वर्णन है, और अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा का वर्णन है। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति है। अब कैग का पूरा नाम क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इनका वर्णन आर्टिकल 148 में किया गया है। तो कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूर्ण हो। दोस्तों, अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात कैग के क्या क्या कार्य होते हैं? यह सरकारी विभागों के लेखों अर्थात आय व्यय की जांच करता है, चाहे वह केंद्र का हो या राज्य का हो, और कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। अर्थात सरकारी खर्चों पर नियंत्रण रखने का कार्य कैग के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिए, और एक बार दिल से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। दोस्तों, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। इनका वर्णन अनुच्छेद 214 में किया गया है, और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि हाई कोर्ट का गठन मतलब कि हाई कोर्ट का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 216 में किया गया है, और अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति हाई कोर्ट को होगी, और अनुच्छेद 250 में कहा गया है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। दोस्तों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 262 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह अनुच्छेद नदी जल के विवाद से संबंधित है। तो दोस्तों, नदी जल विवाद से संबंधित अनुच्छेद 262 है, और अंतर्राष्ट्रीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 280 इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह वित्त आयोग से संबंधित है। तो वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में किया गया है। दोस्तों,
अनुच्छेद 312 यह तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है। और अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है, जिसमें राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर 3 अनुच्छेद काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 352, 456, 460 अर्थात अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, इसको आप ध्यान देंगे। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। दोस्तों, अनुच्छेद 367 वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। और भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों, यह दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया गया है। दोस्तों, ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।